जैसा कि आपके साथ एक वीडियो में, कल के वीडियो में जो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, इसमें कमिटमेंट किया गया कि आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो बन रहा है सीरीज में 3 वीडियो, जिसका आज सेकंड वीडियो है। और सच में बता रहा हूँ कि इसको आप ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि पहली वीडियो में बहुत कुछ आप जानते थे पहले से, इसमें भी बहुत कुछ में भी आप जानते हो। और जो 10वीं पास स्टूडेंट है ना, उनके लिए तो समझो कि ये ऐसी बुनियाद को तय कर देगी, ऐसी एक बेस तैयार कर देगी कि उसके बाद वो अकाउंट्स में कभी भी किसी भी चैप्टर में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसीलिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये काफ़ी यूनिक और एक कह सकते हैं कि मजबूत कंसेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। और मेरी इच्छा थी कि मैं ये सारी बातें आपके बीच शेयर करूं, और आपके जो स्टूडेंट कुछ पढ़ भी चुके हैं उनके जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो सके, और उनके नॉलेज में मैं एक बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए मैं आपके बीच फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं क्लासेस लेने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि जो कल का वीडियो था, सर अभी जो आप पढ़ा रहे हो ये पढ़ा क्या रहे, ये बेस है। आप ही बताओ ना, कोई भी चीज़ बड़ा काम करना है और अच्छा करना, अगर आप अकाउंट्स के अच्छे नॉलेज लेना चाहते हैं, अकाउंट के अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, तो आप दिन रात चैप्टर पढ़ते रह जाओ ना, आप एक अच्छे जानकार नहीं बन सकते जब तक आपका उसका बेस स्ट्रांग नहीं है, जब तक आप उसके बेसिक को नहीं जानते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जर्नल से पहले मैं तो कम से कम 15 से 20 क्लासेस देता हूं, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि ये इतना टाइम शायद आप भी देखना नहीं पसंद करते बड़ा वीडियो, और इसीलिए थोड़ा छोटा वीडियो करते हुए मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा इफेक्टिव कुछ सिखा पाऊं, जो आपके लाइफ में बड़ा रोल निभाए, आपके अकाउंट में एक परिवर्तन ला सके, आपके नॉलेज में चेंजेस देखा जा सके। और इसके लिए सर, तो इसके लिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहला वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे थे, और ये याद रखना, ये रेड पेन से लिखा हुआ, इस पर भी चर्चा हुई थी, ये सेपरेट है। इससे हम जर्नल को बहुत इजी कर देंगे, जर्नल बहुत इजी हो जाएगा। और ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, सच में अगर किसी को जर्नल में प्रॉब्लम है, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट्स में, जो पहले बार अकाउंट सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक तरह से समझो कि उसके नॉलेज के लिए वरदान साबित हो जाएगा। सर क्या पढ़ाने वाले हो आप? देखो, मैं वही चर्चा करूंगा, ज़्यादा नहीं, सब पे वीडियो बन चुका है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ को पढ़ाता। मैं बस एक बार फिर से लिख देता हूं कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम सुन चुके हैं, और इसके ऊपर कई वीडियो भी है। आप इसको इंग्लिश अप्रोच के नाम से जानते हैं, ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। क्यों जानते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन और वीडियो में हो चुका है, जो आपके YouTube पे आप एक एक वीडियो देख लो 11th का, चाहे वो कोई भी वीडियो बना हुआ है, आपके नॉलेज में बहुत चेंज लाएगा। तो ये हो गया। सर दूसरा क्या होता है बताइए? दूसरा मॉडर्न। मैं ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा मॉडर्न के ऊपर, क्योंकि इस पर ऑलरेडी आपका फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया था, लेकिन आप समझ रहे हो कि एक वीडियो में पूरे मॉडर्न को ख़त्म करना था, इसीलिए मैंने कई जगह उसको और एक्सप्लेनेशन बेहतर हो सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि जो एक बेहतर हो सकता है इस वजह से किसी को ज़्यादा तेज लगा हो। जो 10वीं पास स्टूडेंट की है उनको लगा होगा कि सर थोड़ा तेज पढ़ाते हैं। एक्चुअली क्या था कि मेरा टारगेट था कि एक वीडियो में मैं मॉडर्न को आपको समझा दूं,
तो थोड़ा सा तो तेज हो। इसके ऊपर 2-3 क्लास लग सकते थे, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में मैंने सोचा कि मॉडर्न को क्लियर करने का कोशिश करूं, लेकिन जो 10वीं पास है उनके लिए थोड़ा तेज लगा होगा, बाकी जो थोड़ा भी अकाउंट्स पढ़े होंगे उनको थोड़ा भी तेज नहीं लगेगा हो। लेकिन अब घबराना नहीं, मैं इतना तेज भी नहीं पढ़ाता कि आप समझ नहीं पाओगे, आपको आसान लगेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि थोड़ा होता है ना कि ज़्यादा टाइम न लेकर के आपको कम टाइम में ही बेहतर तरीके से आपको समझा दूं। तो इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं कि टाइम को शॉर्ट करने में कुछ और बेहतर एक्सप्लेनेशन टॉपिक पे हो सकता है, उसमें कुछ कटौती कर दी जाती है। और आपको बहुत डिटेल समझना है, बहुत डिटेल में समझना है ना, तो आप फेस टू फेस RCCA ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। एक एक चैप्टर को इसी एनर्जी के साथ 100% क्लियरिटी से कंसेप्ट क्लियर करके आपको सिखा दिया जाएगा, कहीं से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं RCCA कॉमर्स ऑनलाइन ऐप से, या फेस टू फेस हो, सभी तरह की फैसिलिटी है। आपके नॉलेज इतने बदल जाएंगे, इतने अच्छे लगेंगे आपको अकाउंट्स, कि अकाउंट्स ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और ऐसा कई बार साबित हो चुका है, ये मेरा नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट का फीडबैक है। और मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं कि स्टूडेंट का क्या क्या फीडबैक है। सर आप ये 2 लिख दिए, इसमें क्या, आप सुनो। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर इज 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। काम की बात मैं करता हूं, थोड़ा और ऊपर से लेना ज्यादा बेहतर होगा। एक और 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला का नाम है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, सर आप बहुत बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं ना, उनको लगता है कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाते, ऐसा नहीं है। मैं क्लास में इस सब का हिंदी भी लिख देता हूं। तो पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाता, सर ये क्या होता है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए। मैं अभी इस सब पे ज्यादा डिटेल नहीं करने वाला हूं। पर्सनल के भी टाइप बने थे और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक एक टाइप के ऊपर एक एक वीडियो आपके यूट्यूब में है, कृपया करके आप उसे देखें। पहला का नाम था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल, जिसमें दुनिया के सारे मनुष्य, हम और आप लोग आते हैं, हम और आप भी अकाउंट में आते हैं। दूसरा क्या था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो है, इसके ऊपर वीडियो है, इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो, आप देखो। अगर आप सच में अकाउंट के अच्छे नॉलेज लेना चाहते हैं ना, आप सच में अकाउंट का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो बस जितना 11th का वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, सिर्फ आप उतना देख लो ना। और उसके बाद अगर दिक्कत कुछ भी बुझाती है तो आप व्हाट्सएप कर दो, कांटेक्ट करो और आप कमेंट में लिखो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका 11th का इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ना कि आपके नॉलेज देख करके अच्छे अच्छे टीचर भी कहेंगे कि नहीं, इनके अंदर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये साबित हो जाएगा। इसीलिए ये सबके ऊपर सेपरेट वीडियो है, आप देखें इस वीडियो को यूट्यूब पे, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए, मेरे हौसला को भी बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए और नए से नए वीडियो लाऊं, नए से नए कंसेप्ट पे वीडियो बना दूं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, बातों को शेयर कीजिए। आप सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आपके लिए और बेहतर काम करने का कोशिश करूंगा। तीसरा जो है ना, इसका टाइप है ये पर्सनल का। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव। सर क्या इसके ऊपर भी आप वीडियो बना चुके हैं? यस, इसके ऊपर वीडियो बनाए थे
और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपको इसके ऊपर दिया है कि रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं और आज की भी जो क्लास है ना वो रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस रिप्रेजेंटेटिव का पहले वीडियो को आप एक बार देख लेना और मैं तो कहता हूँ सभी को देख लेना, क्योंकि ये सबके सपोर्ट के बाद जब आगे आप पढ़ोगे ना तो सच में मजा आ जाएगा, आपको लगेगा। और देखो आपको भी लगेगा कि सच में कितना एक एक चीज समझ गए। सीरियल में आप देख लीजिएगा, कुछ वीडियो पहले बना है और ये आपका दूसरा इंटरेस्टिंग और कह सकते नॉलेज को बहुत अलग साबित करने वाला वीडियो होने जा रहा है। इम्पर्सनल अकाउंट सर क्या है? देयर इज टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। अव्यक्तिगत खाता, इसको व्यक्तिगत खाता बोलते, इसको अव्यक्तिगत खाता बोलते। नेचुरल पर्सनल का मतलब होता है गॉड मेड, जैसे हम लोग आप लोग नेचुरल में आते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बिजनेस का नाम, कोई भी संगठन संस्था जो अपने नाम से पैसा लेती हो, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बैंक, जितने भी जिसको मनुष्य बनाया और जो अपने नाम से पैसा लेता हो आर्टिफिशियल। और हम और आप पूरा दुनिया का, भारत का 135 करोड़ लोग, पूरे दुनिया के लोग नेचुरल पर्सनल में आते। दुकान का नाम बिजनेस हॉस्पिटल बैंक, जितने भी संगठन और बिजनेस है दुनिया में सब आर्टिफिशियल में। रिप्रेजेंटेटिव का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, आप इसको देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। सर इम्पर्सनल कितने प्रकार का? देयर इज टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। द नेम इज फर्स्ट इज रियल अकाउंट। इसके ऊपर भी वीडियो है, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं डाला गया तो मैं डालने वाला हूं, लेकिन इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, आपको देखना चाहिए, बहुत बेहतर से क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद सर क्या है? लास्ट इसके क्लास में लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सर ये सब अकाउंट्स में क्या करेगा? सर हम तो जर्नल बनाना शुरू कर दिए। यही तो आप गलती करते हैं कि आप जर्नल बनाना शुरू कर देते हैं, आपको बेस स्ट्रांग हुआ ही नहीं, आप कुछ बेसिक समझे नहीं ढंग से और आप जर्नल बना रहे। कभी डेबिट क्रेडिट में लिखते हैं, कभी क्रेडिट डेबिट में। तो जो भी स्टूडेंट जर्नल बनाना शुरू कर दिए, उससे पहले मेरे द्वारा दिए गए हर बेसिक क्लासेस को डिटेल में समझे और तब हो जाए बनाने, उनको आसान लगेगा। और अगर नहीं लगता है तो मैं जो एक क्लास देने वाला हूँ ये आरसीसीएन या अपना अप्रोच में ना, वो जर्नल के ऊपर ही है। आप देखना जर्नल के क्षेत्र में ना तहलका मच जाएगा। बहुत इजीली, बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली जर्नल में कन्वर्ट कर देंगे। जर्नल आप सब जानते हैं अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, और इसीलिए सबका बेस ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ये तो पूरे अकाउंट का बेस है। 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन सीए कहीं भी पढ़ो, ये सारे चीज उसका बेस है। लेकिन जर्नल का जो सबसे बेसिक बातें हैं, जर्नल जिस नियम और प्रिंसिपल पे बनता है ना, वो यही है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। लेकिन स्टूडेंट जब जर्नल बनाने लगते तो उनको ट्रेडिशनल और मॉडर्न पे तो सोचते भी नहीं, उनको लगता है चलो चैप्टर शुरू कर दिया मैं, पहला चैप्टर आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बच्चा सोच रहा है क्या लिखा रहा है, ये कैसे हो रहा है, यानी होता है तरह तरह की बातें। और वो देख देख के किताब के एग्जाम्पल से कुछ सपोर्ट मिल जाता है, बनाने लगते, न कुछ क्लियर होता न समझ आता, समय के साथ साथ उसको रट्टा मारा जाता है, पूरा याद हो जाता है, फिर उनको लगता है कि अकाउंट थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। ऐसा नहीं होता जैसे आप सोचते हैं, अकाउंट समझ में नहीं आता है, बस इतना प्रैक्टिस किए कि आपको एक दो चीज समझ में कुछ कुछ लिखने आ गया, लेकिन कुछ भी थोड़ा चेंज करके अगर आपको दे दिया जाए आपसे नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसी मैक्सिमम स्टूडेंट में प्रॉब्लम देखी गई है। इसीलिए इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो है बेसिक का कमजोर होना। इसीलिए अकाउंट में ना अगर एक अच्छे नॉलेजेबल या सच में अकाउंट को आप मन से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे ज्यादा अगर काम करना है ना तो बेस पे करना है। किसी भी चीज का बेस, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो ना, अगर बेसिक में कमी है ना तो आप सिर्फ सब्जेक्ट को रटते हो,
प्रैक्टिस कर करके याद हो जाती है, लेकिन आपको उसके पीछे ना कोई लॉजिक ढंग से समझ में आता, ना कोई कंसेप्ट क्लियर रहती है। बस आप प्रैक्टिस के बल पे चैप्टर का चैप्टर खत्म करते चले जाते, और टीचर जो होते हैं, टीचर के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता। टीचर चैप्टर 1 पूरा किया, आपका भी सिलेबस कंप्लीट। आप जितना समझे उसी में चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 2 शुरू हुआ कंप्लीट, टीचर का सिलेबस पूरा, स्टूडेंट का भी सिलेबस पूरा। पढ़ लिख के बच्चे समझते 11th में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्कूल में एग्जाम होती है, 12th मेन है। आप ही बताओ, बिना ढंग से 11th का बेस क्लियर किए ना, 12th में आप अच्छा नॉलेज ले सकते हैं? ये इम्पॉसिबल, असंभव है। क्योंकि जो बच्चा ढंग से बेस को नहीं सीखा, ABCD नहीं सीखा ढंग से, और वो कहे कि मैं बाद में जाकर के एक अच्छे राइटर बन जाऊंगा, अच्छे से किताब लिख लूंगा, कुछ भी पढ़ सकता हूँ, इम्पॉसिबल। उनको कहीं भी जाकर के फाइनली अच्छे करने के लिए उनको वापस ABCD 100% क्लियर करने ही होंगे। और अगर नहीं करेंगे तो वही है रटंत विद्या घुसंत विद्या, पढ़ते रहो, देख देख के लिखते रहो, याद होते चला जाएगा। अब बाद में लगा कि सब पढ़ने के बाद आपसे जूनियर भाई बहन पूछने आया कि अच्छा ये बताइए ना भैया, आप तो कॉमर्स पढ़े हैं, दीदी आप तो कॉमर्स पढ़ी हो, इसका जर्नल बताओ ना। अरे जब मैं पढ़ा करता था ना तो सब आता था, लेकिन अब बहुत दिन हो गया, याद कुछ नहीं आ रहा है। उस समय तो हम बैच में बहुत अच्छा हुआ करते थे। ये सब आपका भ्रम होता है, क्योंकि सच में अगर आप कंसेप्ट से पढ़िएगा और बेस के साथ पढ़िएगा तो ये जवाब कभी नहीं दे सकते। चाहे वह 5 साल बाद ही आपसे कोई पूछे या 7 साल बाद भी आपसे कोई पूछे, सच्चाई ये है कि हमारी आपकी मैक्सिमम स्टूडेंट की कंसेप्ट ही नहीं होता है क्लियर अकाउंट का। और यही रीजन है कि अकाउंट पढ़ने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते, उनको जर्नल में ही प्रॉब्लम रहती, उनका बेसिक क्लियर नहीं होता, वो असेट लायबिलिटीज अकाउंट को पहचानने में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो सर आप इसमें ऐसा क्या करने वाले हो? देखो, मैं एक वीडियो यहाँ तो मैं आपके नॉलेज को बहुत चेंज करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन पूरे नॉलेज के लिए आपको इस पर जो वीडियो बना है, इस पर जो वीडियो बना है, इस पर जो वीडियो बना है, इस पर जो बना है, इस पर जो वीडियो बना है, और इस पर भी वीडियो बना हुआ है, ये सारे वीडियो आपको देखने होंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल पे पूरा वीडियो बन चुका है और इस पर भी वीडियो बना हुआ है। एक ये बाकी है आपका, जिसके थ्रू जर्नल को ऐसे चुटकी बजा के सीख जाएंगे हम लोग। कोई भी जर्नल बना देंगे, कोई भी जर्नल। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिर वही बात कि मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन बेस नहीं रहेगा ना। अब बिना बेस का आप समझ रहे हैं कि कोई भी नॉलेज अधूरा है। कहता है ना, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए और मैं तो देखता हूँ 80% स्टूडेंट अकाउंट में अधूरा ज्ञान लेके ही चलते हैं। 80 से 90% स्टूडेंट मैंने देखा है कि उसके नॉलेज तो होते ही नहीं है, बेस होते ही नहीं है। उनसे बेसिक कुछ पूछ दो, अच्छे स्टूडेंट जो 10th में मैथमेटिक्स में 80-90 स्कोर किए हुए हैं, वो भी अकाउंट के बेस में गोल होते हैं, 0 होते हैं, बहुत कम जानते हैं। कुछ ऐसा वो आंसर करते हैं, वो तो सीधे कहते सर ये तो मैंने ज़्यादा इस पर डिटेल सोचा ही नहीं था, ये तो ढंग से मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे आप बताओ, आप बेसिक ही नहीं पढ़े और आप चाहते अकाउंट के अच्छे जानकार बन जाए? इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और CA जैसे एग्जाम में सबसे क्वेश्चन आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में जो कॉमर्स की बड़ी पढ़ाई होती है। सर आप नॉमिनल पढ़ाने वाले हैं, हाँ। अब जैसे रियल है ना, तो इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है, और मैं इसका भी टाइप में बताए थे, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। सर इसको आप समझाइए ना, इस पर वीडियो स्पेशल है, इसीलिए मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा तो आप समझ जाओ कि अभी आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा बात ही हो रही है। टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। यानी रियल अकाउंट के भी 2 पार्ट है। बस आप ऐसे समझ जाओ, इसमें संपत्ति आता है, संपत्ति, और जो संपत्ति को आप टच कर सकते, छू सकते, देख सकते, वो टेंजिबल, और जो अदृश्य जो दिखाई नहीं देता वो इनटेंजिबल। सर नॉमिनल में क्या होता है? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी 2 प्रकार के होते हैं। सर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन?
आपको पता है, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत चीज समझ में आ गया होगा इसके बारे में। एक होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स, एक होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, और दूसरा होता है इनकम एंड गेन्स अकाउंट। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं, इसके ऊपर भी वीडियो बना है, सब पे वीडियो है, और अगर नहीं यूट्यूब पे तो शायद इसका वीडियो अभी नहीं डलाया होगा तो डला जाएगा, लेकिन इसके वीडियो जो है वो देखने के बाद जब आगे देखिए तो और मजा आएगा। ऐसे मैं इसको ले लेता हूँ समरी में ताकि आपका क्लियरिटी हो जाए। मैं इस सब पे चर्चा नहीं करने जा रहा है, इसका वीडियो आपको देखना है। ये अभी चर्चा होने वाली है कि सर नॉमिनल अकाउंट, सर नॉमिनल नाम मात्र, वास्तविक यानी रियल, ये संपत्ति का बात करता, ये मनुष्य का बिजनेस के नाम और मनुष्य के नाम के बारे में बात करता है। ये मनुष्य के नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, हम सब का नाम, पूरे दुनिया का नाम, चाहे वो दुकान का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, कोई भी दुनिया में नाम है ना वो इसमें आता है। कोई भी सामान है ना दुनिया में, कोई भी संपत्ति, कोई भी सामान हो, आप अपने घर के आसपास सामान सब देखो ना, जहां बैठे होंगे वो भी किसी सामान पे ही बैठे होंगे, है कि नहीं? आप अपने ऊपर देखो पंखा लगा होगा, हो सकता है आप इधर उधर घूम के देखते होंगे, कहीं भी हर जगह सामान ही सामान है। जितने भी सामान और संपत्ति है वो रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता में आता है, संपत्ति इसमें आता है। और एक्सपेंस और इनकम किस में आता है? नॉमिनल। इसका हिंदी होता है नाम मात्र खाता, बस नाम के लिए खुलता है। सर इसको नाम मात्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुलता है और इसी साल में बंद हो जाता है। जिस साल में ये अकाउंट जन्म लेगा ना उसी साल में इसकी जीवन खत्म हो जाती है। जिस साल में जन्म लेता है उसी साल में मर जाता है। ये सब बहुत लंबा भी जी सकता है, ये भी 2, 4, 5 साल 20 साल जी सकता है ये अकाउंट। इसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा हो सकती है, इसकी भी जिंदगी 1 साल से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी जिंदगी हमेशा 1 साल के अंदर में ही रहेगी। और इसीलिए इसको नॉमिनल कहता है, जिसके नॉमिनल है, जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इमटेरियल जिसको बोलते हैं, जिसका नाम मात्र बस नाम के लिए आता है और उस साल में ही बंद हो जाता है। सर एक्सपेंस लॉस इनकम गेन क्या होता है? देखो एक्सपेंस लॉस इनकम गेन पर ना फर्स्ट इसमें भी चर्चा हुआ है। सर तब भी आप थोड़ा बता दीजिए। एक्सपेंस एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग बेनिफिट, बेनिफिट पाने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए जो भी पेमेंट हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसे एक्सपेंस कहते हैं। जैसे सर बेनिफिट लेने के लिए, जैसे आपको क्लास लेने हैं, आपको रेगुलर लाइव क्लास लेने हैं तो आपको बेनिफिट रेगुलर चाहिए, तो आप ऐप से पढ़ते हो तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपका क्या है? एक्सपेंस है, वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन वही मेरे लिए इनकम है, यानी जो एक एक्सपेंस है वही जो मेरे लिए अगर एक्सपेंस है तो सामने वाले के लिए इनकम है। लेकिन हम दोनों नहीं ना सोचेंगे, मैं सिर्फ अपना सोचूंगा, है कि नहीं? तो बेनिफिट, जैसे ये मार्कर है, इससे मुझे बेनिफिट चाहिए। क्या बेनिफिट चाहिए? लिखने का बेनिफिट चाहिए, तो ये मार्कर से मैं लिखूंगा, मुझे बेनिफिट आ रहा है, और इसके लिए जो मैं पे करूंगा 30 रुपया, वो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। तो बेनिफिट पाने के लिए जो पेमेंट करेंगे, याद रखना है रेगुलर बेनिफिट, इंटरवल पे, रेगुलर लेवल पे, माने होता है ना बार बार बेनिफिट, जितना बार बेनिफिट चाहिए उसके हिसाब से पेमेंट होते रहता है। रेगुलर बेसिस पे जो भी एक्टिविटी होती है जिसमें पैसे दे करके बेनिफिट लिए जाते हैं वो सब एक्सपेंस है। और अगर देखो बेनिफिट मैं पा रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है। जैसे मैं आपके यहाँ या आप मेरे यहाँ के नौकरी करते हो, आप जॉब करते हो, या मैं आपके यहाँ जॉब करता हूं। अगर मैं मान लो कि मैं आपके यहाँ जॉब करता हूं तो आपको मैं बेनिफिट देता हूं ना, तो आपके लिए वो एक्सपेंस है क्योंकि आप मुझे पैसा दीजिएगा, लेकिन वही पैसा मेरे लिए इनकम है। तो क्या मैं बोला एक्सपेंस के बारे में? एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग बेनिफिट, बेनिफिट पाने के लिए जो भी रेगुलर बेसिस पे पैसे दिए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, जो भी आपके घर चलाने के लिए भी तो ये एक्सपेंस रेगुलर बेसिस पे, सामान में पैसे खर्चे होते हैं, पढ़ाई में पैसे खर्चे होते हैं, मेडिकल में पैसे खर्चे होते हैं, वो सब एक्सपेंस है। और वो मेरे लिए एक्सपेंस है, आपके फैमिली के लिए एक्सपेंस है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है? इनकम है। सर ये लॉस गेन क्या है? लॉस मतलब जो पैसा या जो बिना बेनिफिट पाए अब पैसा चला जाए तो लॉस, बिना बेनिफिट मिले
बिना बेनिफिट दिए अगर कुछ खो जाए, जैसे कि लॉस बाय फायर, आग लग जाए, तो बताओ सामान में आग लग गया, सामान जल गया, कोई बेनिफिट नहीं मिला और सामान खत्म, तो उसको हम लॉस बोलेंगे। यानी बेनिफिट दे के पैसा जाए तो एक्सपेंस, अब बिना बेनिफिट दिए पैसा चला जाए तो लॉस। जैसे चोरी हो जाना, पैकेट से पैसा गिर जाना, ये लॉस है। आप सामान को बेचे 1 लाख में, 1 लाख का सामान था और आपने उसको मजबूरी में, जरूरत था पैसे का, 80,000 में बेच दिए, तो ये 20,000 क्या लॉस है। गेन इसका अपोजिट, अगर आपका पैसा खो जाता है तो लॉस है, तो आपको अगर पैसा मिलता है रास्ते में तो गेन है। बिना मेहनत किए पैसा आ जाना, लॉटरी लग जाना, ये गेन है। असेट जो 10,000 का था, बोली लग गया पब्लिक में और उसके वजह से उससे आपको ज़्यादा पैसा मिल गया 18,000, तो ये 8,000 क्या है, गेन है। एक्स्ट्रा पैसा जो आप पालिए वो गेन है। तो इनकम लॉस। सर इसमें आप एग्जाम्पल देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो ये लो एग्जाम्पल, जैसे एक्सपेंस का एग्जाम्पल देखो, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। ये 3 का 3 क्या है बताओ? ये 3 का 3 को आप क्या बोलते हो? एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। सर और आप क्या चीज का? एक खर्चा का एग्जाम्पल है। देखो सैलरी, मैं बिजनेस की तरफ से लिख रहा हूँ ना, ऐसे तो खर्चा का कमी नहीं है। आप कितने खर्च किए अभी तक? ट्यूशन फी भी आपका खर्च होता है, आपका एग्जामिनेशन फी भी खर्च होता है, लेकिन मैंने बहुत सारा चीज तो नहीं लिख सकता हूँ ना, तो 1 लाखों खर्च का नाम हो सकता है, लाखों। ठीक है, लॉस बाय फायर, आग लग के सामान जल गया, ये लॉस का एग्जांपल है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, संपत्ति को बेचने पर नुकसान हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ईटीसी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ईटीसी। ये आपके ये जो दोनों है ना, और भी बहुत सारा हो सकता है, ये लॉस के एग्जांपल है, इसको आप लॉस बोलेंगे। सर गेन का देखो, जो यहाँ नाम है वही किसी का इनकम भी हो सकता है। आप रेंट इधर भी लिख सकते हैं। सर तो हम कैसे जानेंगे? आपको क्लियर कहेगा कि रिसीव है कि पेड है। सर अगर नहीं कहेगा तो अगर नहीं कहता है तो ये देखो, ये मैं लिखा, अगर कुछ नहीं कहा तो कौन सा साइन होता है इसके साथ? सर अगर कुछ नहीं कहा तो ये प्लस होगा। इसी तरह से अगर इनकम और एक्सपेंस में सीधा लिख दे, जैसे अगर सीधा रेंट लिखे, सीधे रेंट, और कुछ ना कहे तो आप इसे खर्च मानेंगे, आप इसे एक्सपेंस खुद से मान लेते हैं। जैसे 10 में कुछ ना कहा जाए तो अपने आप प्लस मान लिया जाता है ना, वैसे ही अगर इस नॉमिनल के बारे में कुछ ना कहा जाए कि इनकम है कि एक्सपेंस है, तो आप उसे एक्सपेंस समझते, जैसे आप प्लस अपने आप समझ जाते हैं किसी चीज को। अगर माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, इनटू है तो इनटू लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, अगर सिंपल है तो आप प्लस बोलते। इसी तरह से अगर नॉमिनल अकाउंट में कोई भी चीज है जो इनकम एक्सपेंस कुछ ना कहे, उसके बारे में कौन सा इनकम है कि एक्सपेंस है क्लियर ना कहे, तो आप उसे एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। कुछ अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो एक्सपेंस होगा, और ऐसा नियम है, ऐसा लिखा भी हुआ है किताब में। रेंट हो गया, इसके बाद फिर से आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि सब चीज तो वही होगा। कमीशन अलग भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, सैलरी भी आ सकता है, लेकिन मैं बिजनेस के कमीशन भी लिख सकते हैं। कमीशन, गेन में सर क्या लिखी? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है ना, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स लिख लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। सर ये 3 क्या हो गया? ये 3 का 3 जो है ना, आप इसको इनकम बोलेंगे। सर इनकम क्यों? क्योंकि इनकम साइड में लिखा हुआ है, इन एक्सपेंस में जब कहीं ना कहे सब तो मैं बोल दिया ना कि ना कुछ कहते एक्सपेंस मानेंगे, तो इनकम। और इसके बाद जो 2 है ना, उस मैं 2 का नाम लिख दूं या एक ही का नाम लिख देता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। किताब में जनरली यही एग्जांपल दिखता है, इसीलिए ऐसे में गेन का एग्जांपल क्या बोला कि आपको 2,000 रुपया मिल गया, वो गेन है। आपकी लॉटरी लग गई, वो भी गेन है। लेकिन किताबी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान को बेचने पर जो एक्स्ट्रा फायदा होगा आपको, उसे हम लोग गेन बोलते ईटीसी, और आप इसको गेन बुलाएंगे। गेन का मतलब
क्या होता है, ये चीज आपका एग्जाम्पल है नॉमिनल का। अब यहां तक सब चीज क्लियर है, ध्यान से सुनो सर। इसके ऊपर वीडियो भी था, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है जो आपको मिल जाएगा, इतना पढ़ाई हो चुका था। उसके आगे क्या होने वाला है अब सुनो। इसके जो आगे होने वाला है ना, इसके लिए मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि यहाँ तक काम हो चुका है। और नॉमिनल को आगे सीखने के लिए मुझे स्पेस चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को मिटा दूँ क्योंकि आप इसको लिख चुके होंगे। और अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिए। और इस सब के ऊपर वीडियो बना है, इसीलिए मैं इस पर सिर्फ लिख दिया हूँ, चर्चा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है। आप एक एक चीज को देखिए और आपको आपको जब लगे ना कि सर आप तेज थोड़ा पढ़ाते तो आप बोल सकते हैं कमेंट में कि सर थोड़ा स्लो हो जाइए, मैं हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा इंटेंशन ना आपको सिखाना है, आपके नॉलेज को बढ़ाना है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है ना कि मैं आपको दिखाऊं कि देखो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, ऐसा नहीं। मेरा इंटेंशन है कि अगर मेरे पढ़ाने से आपको बेनिफिट ना मिले तो क्यों ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप मुझे बताओगे तो अब ना, बताना होगा ना। एक आदमी बहुत अच्छी बात बोले कि मैं अगर पढ़ाता हूं तो मुझे ये सोच के नहीं पढ़ाना होगा कि मुझे क्या आता है और मैं उस लेवल से नहीं पढ़ा सकता हूं। मुझे अगर आपको सिखाना है तो मुझे ये सोच के सिखाना होगा कि आप 10वीं पास करके आए और आपको बहुत कुछ भी नहीं आता और आपको जीरो से सिखाना है। लेकिन अगर लगता है आपको कि नहीं सर थोड़ा सा और स्लो करके पढ़ाइए, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाइए, तो मैं इसके लिए भी रेडी हूं। आप सपोर्ट करो, आप बोलो, आप लिखो, आप सहयोग करो हर तरीके से। चैनल को शेयर करो, लोगों में सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरे हौसला को भी बढ़ाइए। और फिर कमेंट में लिखिए, मैसेज कीजिए, जिस तरीके से आप चाहते हो ना उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आप जैसे चाहोगे, जिसका फीडबैक ज़्यादा होगा, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से आपको 100% आपको मिलेगी क्लासेस। सर अब इसमें क्या, सुनो, ये नॉमिनल है ना, ये तो आप समझ गए कि नॉमिनल में आता है एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। इसके एग्जाम्पल ही मैंने आपको दे दिया। लेकिन नॉमिनल में ना एक इम्पोर्टेंट नोट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप इसको नीचे लिखेंगे, मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे नोट। सर क्या नोट में आप लिखवाएंगे, ये लो ना, मैं लिखता हूं नोट। इफ एनी प्रीफिक्स, इफ एनी क्या लिखे बताओ, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इफ एनी वर्ड लिख दो, एनी वर्ड भी लिख सकते हो, चाहे इफ एनी वर्ड लिख देते हैं वो ज्यादा बेहतर। इफ एनी वर्ड, इफ एनी वर्ड, वर्ड ऑफ, इफ एनी वर्ड ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब समझते हो, हिंदी थोड़ा भी पढ़े होंगे ना तो उपसर्ग आप जानते होंगे, उपसर्ग। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। उपसर्ग के मतलब किसी वर्ड से जो पहले लगता हो और प्रत्यय का मतलब जो बाद में लगता हो, उसी को अंग्रेजी में हम लोग इफ एनी वर्ड ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आप समझ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय की मैं बात करता हूं। इफ एनी वर्ड ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स अटैच with nominal account, nominal account यानी इस अकाउंट की बात कर रहा है। इफ एनी वर्ड ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स अटैच विथ नॉमिनल अकाउंट देन इट विल become personal रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब सर
यह लिखा कि अगर कोई भी प्रीफिक्स यानी पहले और बाद में कोई ऐसा शब्द अटैच हो जाए किस में, नॉमिनल अकाउंट में, if any prefix attached with nominal then it will be become personal representative account, तब वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा। if any prefix and suffix attached with nominal account then it will be become personal representative PR, अभी मैं लिखा था उस पर स्पेशल वीडियो है, उसको देख लेना आप लोग। if any prefix and suffix attached with nominal account then it will be become personal representative account if it shows the meaning as, if it is so the meaning, if it is shows the meaning as dues, मैं कैपिटल में लिखता हूं, dues and dues, if any word of prefix and suffix attached with nominal account then it will be become personal representative account भी लिख लेते हैं शॉर्ट में, अकाउंट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट if it is shows the meaning as dues or advance। सर नहीं समझे, ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड अगर इस नॉमिनल अकाउंट में जुड़ जाए, चाहे इसके पहले चाहे इसके बाद, कोई भी ऐसा वर्ड जुड़ जाए जो इसका अर्थ उधार या अग्रिम एडवांस बताए, तो उस केसेस में वो जो वर्ड है ना, वो जो शब्द जो है ना, जो वर्ड जिसमें जुड़ा है ना, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रह जाता, वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव यानी पर्सनल अकाउंट बन जाता है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है, अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट है और उसमें कोई भी ऐसा वर्ड जुड़ गया जो कि उसको उधार बतलाता हो या उसको एडवांस यानी अग्रिम बतलाता हो, एडवांस बतलाता हो, तो फिर वो नॉमिनल नहीं रह जाएगा, वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। सर एग्जाम्पल से समझाइए ना। बिल्कुल सही, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये रेंट है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये रेंट क्या है, ये रेंट है, आप बताओ ये रेंट क्या है। सर ये रेंट सीधा है, न इसके पहले कुछ लगा न इसके बाद कुछ लगा। और रेंट तो सर महीने महीने देते हैं, ये तो बार बार होने वाला चीज है। और रेंट सर घर के बेनिफिट पा करके देते हैं, सीधा रेंट है, न पहले कुछ लगा है न बाद में कुछ लगा है। जो क्या मीनिंग बताए, उधार, ड्यूज का मतलब उधार होता है और एडवांस का मतलब समझते हैं एडवांस जो देते हैं अग्रिम होता है। तो सर ये तो सिंपल सा मुझे लगता है कि ये तो नॉमिनल अकाउंट है। बिल्कुल सही बोले, ये नॉमिनल अकाउंट ही है, ये नॉमिनल अकाउंट है। सर आप शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। सर ये नॉमिनल है, तो सर अभी नॉमिनल में क्या है, नॉमिनल में क्या है आपको पता है। ये नॉमिनल पर्सनल किससे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने जमाने से होता है ना। और इसका नेचर जो होता है ना, नेचर जिसको आप मॉडर्न अप्रोच से नेम बोलते हैं, यानी मॉडर्न अप्रोच से भी नाम बोलते हैं ना, उसको हम नेचर भी बोलते हैं, यानी स्वभाव क्या दिखाता है। अगर ये रेंट है तो रेंट क्या है, इसमें कि इसमें अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि रेंट के बारे में जब कुछ ना कहा जाए तो क्या मानते हैं, बोलो। अभी भी पढ़े थे ना कि अगर नॉमिनल में कोई अकाउंट हो और उसके बारे में ना कुछ कहा जाए कि रिसीव है कि पेड है, तो आप उसे एक्सपेंस बोलते हैं और ये एक्सपेंस के लिस्ट में आ जाएगा, यानी आप उसे एक्सपेंस बोलते हैं।
अगर आप ट्रेडिशनल पढ़े या वीडियो देखे हैं या आपने मॉडर्न पढ़ा है तो आप देखे होंगे, मैं वहाँ सिखाया हूँ कि एक्सपेंस का जो साइन होता है ना, वो साइन होता है DR। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस या साइन। तो देखो एक चीज का मैं 3 चीज लिख रहा हूं, बैलेंस या साइन, आप दोनों बोल सकते हैं। तो देखो कोई भी चीज मैं आपसे पूछूं ना तो उसका 3 चीज आपको बताने होंगे, और अगर आप ये 3 चीज सबका सही सही बताने लगे तो मैं ये बतलाता हूं, दुनिया का कोई भी किताब उठा लेना, आपको 1% भी डाउट नहीं होगी, किसी भी किताब में नहीं, क्योंकि मैं CA फाइनल तक का किताब पढ़ चुका हूं, कहीं भी इस चीज के अलावा कुछ नहीं दिखा। एक तो नाम, उसका नेचर में पूरा आ जाता है साइन, बस DR CR, इनकम की एक्सपेंस, नेचर का मतलब स्वभाव। तो बताओ नॉमिनल में रेंट किस स्वभाव का है? तो खर्च है, नेचर बोलते हैं। और ये जो नेचर है ना, ये मॉडर्न अप्रोच जो हम लोग पढ़े थे उसके हिसाब से नेम होता है। ये मॉडर्न अप्रोच से नेम है, ये ट्रेडिशनल से नेम है, ये मॉडर्न से नेम है, और ये उसका साइन है। तो सर रेंट समझिए। अब मेरी बात सुनो, अब इसी रेंट में ना, ध्यान से सुनना, इसी रेंट में ना हम लोग क्या लगा दिए? ड्यूज। क्या लगा दिए बोलो? ड्यूज। अब क्या ये इसमें प्रीफिक्स लगा कि सफिक्स? सर सफिक्स बाद में लग गया। तो ये जो रेंट है ना, रेंट का मतलब नॉमिनल था, ये खर्च था, और आपका खर्च बाकी है। सोचो आप रेंट पे रूम लिए हो और रूम में रह लिए और आप रेंट नहीं दिए हो, तो बताओ वो रह के रेंट देते तब ना खर्च हो जाता, आप तो रेंट अभी दिए ही नहीं, तो पैसा आपके लिए क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? आप घर में मकान मालिक के घर में रह लिए और उसको अभी रेंट नहीं दिए, वो रेंट क्या है? ड्यूज है। तो आप ही बताओ, अगर रेंट नहीं दिए तो रेंट मेरे लिए कर्ज बन जाएगा ना, वो कर्ज हो जाएगा, क्योंकि वेट करेगा, टाइम देगा, और ना देंगे तो मेरा वो अपने घर से सामान निकाल के फेंक देगा। क्या अगर रेंट नहीं दोगे तो घर में रहने नहीं देंगे, और रेंट अगर आप बाकी रख लेते हो तो आपके लिए कर्ज बन जाता। और नॉमिनल में कभी कर्ज आता है क्या? नहीं ना, नॉमिनल में आता है एक्सपेंस इनकम आता है, नॉमिनल तो कर्ज का बात नहीं करता। इसीलिए कर्ज का बात करता है पर्सनल। ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल में कर्ज की बात होती है। किसी भी अप्रोच में अगर 100% लाइबिलिटी शुड बी पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। कोई भी कभी भी आपको कोई सुनाई दे ना कहीं से हल्का भी कोई बोले कि कर्ज है, आप आंख बंद करके एकदम बिना सोचे समझे आप उसको पर्सनल बोल सकते हो। कर्ज मतलब पर्सनल, इसका तो अपवाद भी नहीं है। तो आप ही बताओ, रेंट अगर सीधा रहता तो खर्च, लेकिन खर्च अब क्या है? बाकी है। खर्च बाकी है मतलब कि मकान मालिक का पैसा मेरे पे है, क्योंकि मैं रूम में रह रहा हूँ, रेंट नहीं दिया, मकान मालिक का पैसा मेरे पे है, यानी ये मेरे लिए क्या बनते जा रहा है? कर्ज। जल्दी दो नहीं तो मकान मालिक घर से निकाल देगा। आप समझ रहे हैं? तो आप बताओ, जैसे ही ये रेंट था खर्च का पेमेंट नहीं हुआ था, कर्ज बना, और जैसे ही कर्ज बना तो यहाँ रेंट नॉमिनल था ना, ये आप पर्सनल PR पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, यानी PR अकाउंट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। और ये नेचर जो है इसका मॉडर्न से इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? लायबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्च बाकी है, और लायबिलिटीज का साइन वीडियो वर्ड में क्लियर है, CR होता है। ये 3 चीज आपको बताने बहुत यूनिक है। अगर आपको पता है एक रेंट ना अकाउंट के सभी चीज में आ जाएगा, आप देखते रहो। सर अब आगे बोलिए सर। अब ये लो, ये क्लियर हुआ, खर्च बाकी है तो कर्ज हो गया, क्योंकि मकान मालिक को रेंट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो मेरे पे उसका पैसा जमा होते जा रहा है, और मेरे पर किसी का भी पैसा जमा हो तो मेरे लिए वो कर्ज होता है। इसके बाद सुनो एडवांस। देखो ये मैं पहले लगा दिया हूँ, कहीं बाद लगाऊंगा, प्रीफिक्स सब लगा दिया, पहले सफिक्स लगा, एडवांस रेंट। ये लो सर, ये क्या हुआ? फिर से वही बात, अगर सीधा रेंट रहता तो बोलो, अगर सीधा रेंट रहता तो एक्सपेंस होता, एक्सपेंस होता। सीधा रेंट रहता तो क्या होता? बोलो एक्सपेंस होता। लेकिन यहाँ पर रेंट क्या है? बोलो सर, रेंट सीधा नहीं है, पहले एडवांस है। इसका मतलब जो खर्च होने वाला है ना वो एडवांस है, यानी अभी हुआ नहीं है, यानी मेरा ही पैसा
पैसा मकान मालिक पे जमा है। गजब, सोचो, इससे पहले बड़ा मकान मालिक का पैसा मेरे पर था, तो मकान मालिक का तो मेरे लिए कर्ज था, लेकिन एडवांस रेंट मैं पहले ही मकान मालिक को पैसा दे दिया। मेरा पैसा भी मकान मालिक पे है। अभी जो मंथ चल रहा है, मान लो अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर का पैसा अगर मैं दे करके और अक्टूबर का भी पैसा दे दूं, तो मेरा अक्टूबर का जो रेंट है वो अभी ये मैं दे देता हूँ, तो अक्टूबर का रेंट अभी मैं क्या बोलूँगा, एडवांस रेंट। तो एडवांस रेंट का मतलब मेरा पैसा मकान मालिक पे है, और मेरा पैसा अगर कहीं भी रहेगा ना तो मेरे लिए संपत्ति होगा, असेट होगा। आप जानते हो, देखो जब मैं मेरे लिए बोलता हूँ ना, तो आप सब अपने पे सोचना, आप भी बोलना मेरे लिए। मैं जैसे बोलता हूँ ना, टकराना नहीं है, मैं क्वेश्चन, मैं बोला ये तो आप भी बोलेंगे ये, यानी मेरे लिए तो आप भी सोचेंगे मेरे लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ मेरे लिए ये असेट्स है, तो आप भी अपने पे लेके सोचेंगे जैसे मैं सोचता हूँ। तो बताओ, सीधा रेंट खर्च होता, लेकिन खर्च क्या है, एडवांस है। खर्च पहले ही दे दिए, जो हुआ भी नहीं है, यानी मेरा पैसा मकान मालिक पे जमा है। अगर मेरा पैसा मकान मालिक पे जमा है ना, तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में कुछ असेट अपवाद में आता है, ऐसे सारा असेट रियल में आता है, लेकिन रियल का कुछ एक्सेप्शन है कि अगर किसी मनुष्य से जुड़ा हुआ असेट्स हो, किसी इंसान पे अगर असेट्स हो, किसी इंसान पे अगर पैसा हो, तो उसको आप पर्सनल में ही लिखेंगे। लेकिन पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट तो होगा, लेकिन इसका नेचर या मॉडर्न के नेम से ये क्या कहलाएगा, असेट। सर, और असेट का साइन कर दिया, सर ये तो गजब हो गया। एक रेंट कभी बनता है एक्सपेंस, एक रेंट कभी बनता है लायबिलिटीज, एक रेंट कभी बनता है असेट्स। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, देखते रहो। अब यहां देखो, मैं यहां क्या लिखा, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव। सर मैं बताता हूं, सर मैं बताता हूं, बोलो सर, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बाद पर्सनल, सर आगे ये, और आगे आप बोलेंगे, क्या मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। लेकिन सर इसमें भी तो सफिक्स लग गया ना। क्या ये रिसीव आपको क्या उधार बतलाता है, क्या ये रिसीव ड्यूज बतलाता है, क्या ये रिसीव एडवांस बतलाता है? नहीं ना, नहीं सर। तो अगर ये न एडवांस बतलाता है और ना ये ड्यूज बतलाता है, तो ये पर्सनल नहीं हो सकता। पर्सनल तब होता है ना जब कोई वर्ड उसमें जुड़ करके मीनिंग उधार या एडवांस बताए। तो सर ये रेंट रिसीव क्या होगा, ये रेंट रिसीव तो सीधा साधा है, रेंट रिसीव मिल गया। यह सीधा रेंट था इसलिए मजबूर थे, लेकिन यहाँ तो क्लियर बोल दिया रिसीव। तो यहाँ देखो, ये रेंट रिसीव नॉमिनल ही होगा। सर नॉमिनल हो गया, हाँ, और नॉमिनल में चूंकि रिसीव हुआ है ना हमको, तो इनकम, और इनकम का साइन होता है सीआर। समझ रहे आप मेरी बात? रेंट रिसीव नॉमिनल, और नॉमिनल में इनकम, इनकम में सीआर। सर अब तो कंफ्यूजन हो गया सर, आप तो बोले थे कि कोई भी वर्ड पहले बाद में जुड़ जाए तो पर्सनल हो जाता है, इसमें जुड़ा तो आप क्यों नहीं? यहाँ भी तो सर रेंट था फिर जुड़ गया। हाँ, ये कंफ्यूजन आपको आएगा, लेकिन मैं कुछ और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ वो चीज सब, वो जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, वो अस्त्र शस्त्र आपको बता देता हूँ, जिसके वजह से ये कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। सर इससे बेहतर है ना कि वो सब अर्थ ही बता दो जो कि अकाउंट्स में उधार और अग्रिम मीनिंग को बताएगा। ये भी सही बोले कि क्यों ना आपको वो सारा वर्ड बता दिया जाए, मैक्सिमम वर्ड जो अकाउंट में जनरली यूज होता है, अकाउंट में जनरली यूज होता है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात? तो मैं ऐसा बता देता हूं आपको कि आपको उधार और अग्रिम में कभी कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा कौन कौन वर्ड है जो उधार और अग्रिम बतलाता है। बिल्कुल सर, जैसे देखो मैंने एक लिखा ना, मैं मार्कर चेंज करके लिख देता हूं। देखो वर्ड जैसे ड्यूज, क्योंकि आप जानते हैं ये उधार बतलाता है। ड्यूज के बाद अगर कहीं लिखा हो आउटस्टैंडिंग, और डिक्शनरी मीनिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी उधार होता है। इसके बाद ओइंग, OWING, ओइंग का मतलब भी उधार होता है।
इसके बाद अक्रूड, ACCURED, अक्रूड अगर मिल जाए तो इसका मतलब भी उधार होता है। इसके बाद अनपेड, अनपेड अगर आपको कहीं दिखे किसी भी नॉमिनल अकाउंट से पहले और बाद में तो इसका अर्थ भी उधार होता है, अनपेड। इसके बाद और भी मैं लिख देता हूं, स्टिल टू पे, स्टिल टू पे, अभी तक पे नहीं हुआ, इसका अर्थ भी उधार होता है। तो टोटल 6 नाम आपको दिख रहा है, ड्यूज, आउटस्टैंडिंग, ओइंग, अक्रूड, अनपेड और स्टिल टू पे, ये सभी का अर्थ उधार होता है। और एक और चीज लिख लो, एरियर, ARREAR, एरियर, ETC, मैक्सिमम आपको लिखा गया, लेकिन और भी हो सकता है। अगर आपको और भी कोई वर्ड मिले जो कि उधार बतलाता हो तो आप उस वर्ड को अगर जानते हैं और अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में पहले लग जाए या बाद में लग जाए तो पर्सनल हो जाएगा। सर अग्रिम का बताइए, इसमें देखो एडवांस, ये लो, एडवांस का मतलब अग्रिम होता है। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब भी एडवांस ही होता है, अग्रिम होता है। इसके बाद अनएक्सपायर्ड, UNEXPIRED, अनएक्सपायर्ड का मतलब भी एडवांस होता है। इसके बाद अनएक्सपायर्ड के बाद पे फॉर नेक्स्ट, पे फॉर नेक्स्ट, इसका मतलब भी एडवांस होता है। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड, इसका मतलब भी एडवांस होता है। इसके बाद एक और वर्ड लिखो इंपॉर्टेंट, अनअर्न्ड, अर्न्ड का मतलब भी एडवांस होता है, ETC। अगर इसमें से और इसके अलावा भी अगर आपको जानकारी हो जाए, इसमें से कोई भी वर्ड अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट में लग जाए, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में लग जाए तो पर्सनल हो जाता है। बताओ इसमें से कोई भी वर्ड रिसीव है? नहीं ना। आप देखो ये लिख लो, आप दिमाग में सेट रखना, इसमें से अगर कोई भी वर्ड नॉमिनल अकाउंट के पहले और बाद में लग जाए तो पर्सनल हो जाएगा। और एक चीज और याद रखो, अगर वो पर्सनल हुआ तो पर्सनल में या तो असेट आता है और ना तो लायबिलिटीज आता है। वो या तो असेट दिखाई देगा और नहीं तो लायबिलिटीज, ये आपको समझना होगा। सर और बताइए, अच्छा ये बताओ, और मैं लिखता हूं आपको, अब जैसे यहां नाम लिखता हूं रेंट। अच्छा ये बताओ, रेंट DR मैंने लिख दिया, अब क्या होगा? सर इसमें फिर सफिक्स लग गया, फिर आप गलती मत करना। रेंट अगर मैं DR लिखता हूं, अगर मैं रेंट DR लिखता हूं, एक चीज और, मैं इसका साइन आपको लिख देता हूं। ये जो है ना, इसका साइन होता है DR और ये जो है ना, इसका साइन होता है CR। यानी इनकम का साइन होता है CR और एक्सपेंस और लॉस का साइन होता है DR। तो आप बताओ रेंट DR लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा? रेंट अगर सीधा होता तो खर्चा, लेकिन अब तो क्लियर कर दिया कि रेंट में DR, तो बता ही दिया कि वो खर्च है। लेकिन क्या ये रेंट का DR, क्या इसको हम सफिक्स प्रीफिक्स मान के पर्सनल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी वर्ड इसमें DR नहीं है और इसीलिए ये अभी भी क्या रह जाएगा बताओ? नॉमिनल, नॉमिनल ही रहेगा। और इसने क्लियर बोल दिया DR साइन, और DR साइन किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए? एक्सपेंस को, और एक्सपेंस का साइन भी होता है DR। सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा और भी मैं दिखाता हूं, अभी अभी बहुत ट्विस्ट आने वाला है। सर और क्या ट्विस्ट आएगा? जैसे मैंने एक और चीज यहां लिखा, रेंट, रेंट, रेंट यहां पे लिखा है। एक और चीज मैं लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं उस पर। मैं वर्ड को चेंज करता हूं, ओइंग रेंट, ओइंग रेंट। बताओ अब क्या होगा? देखो आपको सीखना होगा, क्योंकि ये आप अगर सीख गए ना अच्छे से पहचानना, तो अकाउंट का बेस इतना स्ट्रांग माना जाएगा ना। आप मेरे इस टेस्ट में खाली पास कर जाओगे ना अच्छे नंबर से, तो मैं ये प्रमाणित करके बता सकता हूं कि आप अकाउंट के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए।
बहुत अच्छे। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ये समस्या बच्चे के लिए सिर दर्द होता, क्योंकि रेंट कभी एक्सपेंस होता, रेंट कभी लायबिलिटीज हो जाता, रेंट कभी असेट हो जाता, रेंट कभी इनकम हो जाता, रेंट कभी एक्सपेंस हो जाता। और मैं यहां तक बोलता हूं ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि रेंट कैपिटल में भी दिखाई दे, रेंट कैपिटल के तरह दिखाई दे, रेंट कैपिटल में भी आ सकता है। सर वो कैसे होता है, मैं उसको समझाऊंगा। पहले ये काम की बात जो अभी मेन चल रही है इस पे चर्चा करता हूँ। ओइंग रेंट, बताओ सीधा रेंट, सीधा रेंट का मतलब क्या सर? सीधा रेंट रहता है तो एक्सपेंस होता है, वेरी गुड। और सीधा रेंट रहता तब ना एक्सपेंस, लेकिन ओइंग है। ओइंग क्या होता है? ओइंग, ओइंग इसमें कि इसमें ओइंग उधार होता है, इसका मतलब खर्च, इसका मतलब खर्च। सीधा रेंट बाकी है यानी खर्च बाकी है, यानी खर्च जब मेरा बाकी हो इसका मतलब मेरे पर मकान मालिक का पैसा बाकी है तो कर्ज हो जाएगा। और जैसे ही कर्ज होगा तो अकाउंट हो जाएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। और इसका बताओ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में नेचर क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा ना, क्योंकि कर्ज को लायबिलिटी बोलते हैं और लायबिलिटीज का साइन होता है CR। सर और बताइए, और मैं बताता हूं, देखो और ये देखो आपको रेंट मैंने लिख दिया, रेंट CR। सर अब क्या होगा? चाहे रेंट CR छोड़ो, अब इंटरेस्टिंग चीज अब देखो। अच्छा चलो पहले रेंट CR ही ले लेते हैं, आपके लिए आसान होगा। सीधा रेंट CR। अब बताओ ये रेंट CR क्या होगा? सर ये क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है। एक रेंट को 10 तरीके से तोड़ के दिखाया है। और मैंने एक रेंट नाम एग्जाम्पल में लिया हूं, लाखों नाम हो सकते ना। रेंट में ऐसा हुआ तो सैलरी में ऐसा हो सकता, इंटरेस्ट में ऐसा हो सकता है, इंश्योरेंस में ऐसा हो सकता है, कमीशन में ऐसा हो सकता है, लाख एक्सपेंस होता है, लाखों एक्सपेंस का इसी तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। मैंने बस एक नाम उठा लिया है रेंट। आप यहाँ सैलरी लिख लो, आप यहाँ कमीशन लिख लो, आप यहाँ इंश्योरेंस लिख लो, आप यहाँ इंटरेस्ट लिख लो, कुछ भी लिखो, इसी तरीके से समझना है। मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए रेंट ले लिया हूँ। रेंट CR। सर रेंट CR क्या होगा? आप ही बताओ। क्या रेंट में सफिक्स लग गया? ना सर, सफिक्स से मतलब नहीं, ये सब लगना चाहिए जो उधार और अग्रिम बताए। तो रेंट CR, क्या रेंट खर्चा होता है? बिल्कुल। क्या ये खर्चा मान लो? ना सर, रेंट में CR लगा है और CR रिप्रेजेंट करता है इनकम को, इसीलिए आप इसे खर्च नहीं मानेंगे, आप इसे मानेंगे क्या? बताइए क्या मानेंगे? इसको इनकम मानेंगे। और जब इनकम मानेंगे तो ये हो जाएगा नॉमिनल, क्योंकि इनकम एक्सपेंस तो नॉमिनल में ही आता है ना, नॉमिनल। और नॉमिनल में क्या हो गया ये बताओ? इनकम। और इनकम का साइन क्या होता है? CR। ठीक है सर, ये समझ गए। अब सुनो, मेन बातें अब होने जा रही है। अगर ये रेंट, अच्छा ये बताओ, ये देखो रेंट CR एडवांस, अब क्या होगा? रेंट CR एडवांस है, इसका मतलब सर क्या हुआ? मैं बताता हूं डिटेल में। रेंट CR एडवांस, गैप है, आप गैप को समझ लेना। रेंट CR एडवांस, सर इसको कैसे समझे? देखो समझना होगा, बेस यही है सर। ये 11th का किताब देख लो ना अपना, कोई भी किताब, DK गोयल, TS गोयल, SK सिंह, कोई भी किताब देखो और रूल फॉर डेबिट क्रेडिट में जाके देखो क्या ये ड्यूज आउटस्टैंडिंग ये सब है कि नहीं, सब मिलेगा आपको। तो देखो रेंट एडवांस तो मैं यूज किया था, तो एडवांस फिर से रहने दो क्या? सर एडवांस वर्ड थोड़ा चेंज करके आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो चलो रेंट CR प्रीपेड कर देता हूँ। प्रीपेड भी तो एडवांस को ही बतलाता है ना सर, प्रीपेड कर लीजिए। ओके, ये लो प्रीपेड मैंने कर दिया। सर प्रीपेड कर दे क्या हो जाएगा? ऐसे तोड़ो, क्या रेंट एक्सपेंस होता? यस। तो लेकिन रेंट में CR लग गया था, क्या ये एक्सपेंस होगा? बिल्कुल नहीं सर। अगर रेंट में CR लगता है तो इनकम होता है, ठीक है। तो क्या इनकम लिख ले? नहीं सर, क्योंकि इनकम आप नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रीपेड सफिक्स ऐसा लगा है जो अग्रिम बतलाता है। तो रेंट CR इनकम, और इनकम, इनकम पहले ही, इनकम हमको पहले ही मिल गया, यानी इनकम पहले ही मिल गया। अभी मेरे रेंटर घर में आए नहीं और वो एडवांस देके थे, यानी इनकम हमेशा मिलता है, इनकम हम देते नहीं है। प्रीपेड का मतलब कभी कभी बच्चा क्या सोचता है? प्रीपेड, मैंने पेड किया, मैंने दिया नहीं। प्रीपेड का मतलब लेना भी हो सकता है और देना भी हो सकता है। तो आप ये देखो कि ये किसके साथ लगा है। देखो
प्रीपेड या इसको कोई मतलब नहीं, डिपेंड करता है कि वो इनकम के साथ अटैच है या एक्सपेंस के साथ। प्रीपेड तो रेंट सीआर का इनकम, और इनकम प्रीपेड है। बताओ इनकम कोई देता है क्या? इनकम आता है कि जाता है? इनकम मिलता है, एक्सपेंस जाता है, इसको आने की बात हो रही है। और आपने इनकम क्या ले लिया है? एडवांस में। देखो ना, मेरा एक घर है, ये सितंबर चल रहा है ना, एक रेंटर आकर के अक्टूबर का पैसा दे गया है, अक्टूबर का पैसा। तो ये रेंट जो है ना प्रीपेड है, मेरे पे प्रीपेड है, तो मेरे लिए कर्ज है ना, क्योंकि अक्टूबर तक उसको मैं नहीं हटा सकता। अक्टूबर में वो रूम में रहेगा, और नहीं तो पैसे उसको वापस करने होंगे और उनसे प्रार्थना करना होगा कि घर में शादी है, आप रूम छोड़ दीजिए। हो सकता है वो बोल भी सकता हो मेरे पे, क्योंकि मेरे पे कर्ज है। तो जब कोई इनकम अगर समय से पहले मेरे को मिल जाए तो मेरे पे वो टेंशन हो जाता है, मेरे लिए वो प्रेशर हो जाता है, मेरे लिए वो कर्ज हो जाता है। और जैसे ही कर्ज हुआ तो अकाउंट हो जाएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। साइन बोलो, साइन सॉरी नेचर बोलो तो सर लाइबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि इनकम पहले ही ले लिए। और लाइबिलिटीज का साइन बोलो, लाइबिलिटीज का साइन सर सिया। वेरी गुड, ये रहा। ओके, अब सर आगे बताइए। वर्ड भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वर्ड भी चेंज हो सकता है। और मैं आगे आपको बता रहा हूं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मैं लिख चुका हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट सीआर, ये लो आउटस्टैंडिंग रेंट सीआर। कभी कभी स्टूडेंट देखते हैं ना, आप देखो आउटस्टैंडिंग रेंट सीआर, तो इसको मत पहले आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को मत सोचना, पहले आप उसको समझो कि ये इनकम है कि एक्सपेंस है। रेंट सीआर, रेंट सीआर, रेंट सीआर किसको दिखाता है? आप इसमें भी देख सकते हो, रेंट सीआर इनकम, ये इनकम है। और इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? उधार है, यानी मेरा इनकम उधार है, मेरा इनकम बाकी है, मेरा पैसा लोगों पे बाकी है, मेरा पैसा बाकी है, यानी मेरा पैसा, मेरा रेंट अभी बाकी है। तो मेरे पास राइट है ना, मेरा पैसा किसी पे बाकी है। और जब मेरा पैसा किसी पे भी बाकी हो तो मेरे लिए संपत्ति होगा ना, क्योंकि मेरा पैसा जब बैंक में अकाउंट में होता है तो आपके लिए क्या होता है? आपका बैंक अकाउंट होगा ना, तो आपके अकाउंट का पैसा आपके लिए क्या होता है? बोलो, संपत्ति होता है, असेट होता है। तो इसी तरह से अगर मेरा पैसा किसी पे बाकी है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? संपत्ति। तो ऐसे देखो ना, इनकम देखो, इनकम और एक्सपेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तय करो कि इनकम में लग रहा है प्रीफिक्स कि सफिक्स कि एक्सपेंस में लग रहा है। तो रेंट सीआर, ये इनकम और इनकम क्या हो रहा है? बताओ, इनकम उधार है, मेरा इनकम बाकी है। और जब इनकम बाकी है, मेरा पैसा किसी पे है, मेरा पैसा जब किसी पे भी रहे तो मेरे लिए संपत्ति होगा। और जैसे ही संपत्ति होगा तो अकाउंट होगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और असेट्स, असेट्स और साइन होगा डीआर। देखो ना, एक रेंट बेचारा इतना रूप दिखा रहा है, और अभी देखो अभी और भी रूप ही दिखाएगा। आप देखो सीधा रेंट, रेंट ब्रैकेट में डी आर, और तब मैं लिखता हूं आउट स्टैंडिंग, आउट रेंट डी आर। आप बताओ कैसे? तो सर ये आउट स्टैंडिंग मतलब उधार, उधार मतलब कर्ज, ऐसे नहीं होता। ये उधार था ना, देखो यहाँ भी उधार था ना, देखो यहाँ उधार, यहाँ भी उधार, लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा। यहाँ देखो रेंट क्या है, रेंट में डी आर लग गया। सर रेंट डी आर अगर है ना तो एक्सपेंस होता है। सर ऊपर भी हम देख सकते हैं रेंट में डी आर मतलब कि खर्चा। और देखो ये खर्चा जो है ना, मेरा खर्च, मेरा खर्च यानी मेरा पैसा जो है, मेरे पर पैसा बाकी है, माने मैं घर में रहा हूँ और रेंट नहीं दिया, यानी खर्च बाकी है। अगर मैं किसी का खर्च को बाकी रखता हूँ, अगर मैं किसी के घर में रह करके पैसा नहीं देता रेंट, तो खर्च क्या हो जाएगा? बाकी हो जाएगा। और जब खर्च बाकी होगा, आप ही बताओ, जब इसका मतलब है कि मेरे पे पैसा दूसरे का रहेगा, दूसरे का पैसा मेरे पे बाकी रहेगा, तो जब किसी का पैसा मेरे पे बाकी हो तो वो तो बिल्कुल सही बात है कि प्रीफिक्स सफिक्स काम करेगा यहाँ, तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। अब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या हो जाएगा? सर खर्च बाकी है, मेरे लिए कर्ज हो जाएगा, क्योंकि लोगों का पैसा
मेरे पे बाकी, मैंने अपना खर्च को बाकी रखे हुआ हूँ, तो मेरे पे किसी का पैसा जमा हो गया है और इसीलिए वो क्या होगा बताओ, क्या होगा, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का साइन सी आर। कभी कभी स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर यहाँ डी आर है ना, तो यहाँ भी डी आर होगा, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या था सी आर, यहाँ हो गया डी आर, यहाँ क्या था डी आर, यहाँ हो गया सी आर, बदल सकता है। और ये जरूरी नहीं कि बदल ही जाए। अभी मैं एक केस दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, सी आर, यहाँ भी हुआ सी आर। तो रट्टा मारने से नहीं होगा, रट्टा मारोगे फेंका जाओगे। यहाँ सी आर तो यहाँ सी आर होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ सी आर है तो सी आर भी हो सकता है, यहाँ सी आर है तो डी आर भी हो सकता है, यहाँ डी आर है तो सी आर भी हो सकता है। समझना कैसे होगा, समझना ये होगा कि हमारे जो डी प्रीफिक्स सफिक्स है वो एक्सपेंस में लग रहा है कि इनकम में लग रहा है। अगर कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स का अर्थ इस पे डिपेंड करेगा कि वो अटैच इनकम के साथ हो रहा है कि वो एक्सपेंस के साथ हो रहा है। अगर वो इनकम के साथ होगा तो अपना अलग मीनिंग दिखाएगा और एक्सपेंस के साथ होगा तो अलग मीनिंग दिखाएगा। और ये जो प्रीफिक्स सफिक्स प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है ना, ये बैलेंस शीट में बहुत यूज होता है। आपको पता है ये रेंट पीएल में लिखा था, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा था। बैलेंस शीट आप आगे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बैलेंस शीट का जो लोग पढ़े हुए उनके लिए मैं बता रहा हूँ कुछ। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा था, ये बैलेंस शीट के असेट में लिखा था। अब बताओ ना, एक रेंट अपना इतना रूप दिखाया, मैं ईटीसी लगा देता हूँ, और भी बन सकते हैं। इसीलिए अकाउंट को सीखिए, समझिए, अकाउंट के कंसेप्ट को सीखिए। ये नहीं कि जर्नल पास कर रहे, बनाते जा रहे हैं, बनते जा रहा है, याद होते जा रहा है। आप कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। इसलिए अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए ना आपको एक एक चीज को समझना होगा। देखो ना, रेंट खर्चा, क्योंकि सीधा रेंट ना कुछ कहते तो एक्सपेंस होता है। रेंट ड्यूज खर्च बाकी है, कर्ज लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज का साइन सी आर। रेंट एडवांस मेरा खर्च पहले ही जमा है, असेट्स डी आर। रेंट रिसीव ये प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है, क्योंकि उधार और अग्रिम जो बतलाता है यही वर्ड लगेगा तब पर्सनल होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्लासेस समझ में। सर ये रेंट पे बताया, मैं समझ गया सर, रेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर गलत बोल रहे। रेंट नहीं, लाखों अगर एक्सपेंस और इनकम का नाम होता है ना, तो लाखों एक्सपेंस इनकम का नाम खाली यहाँ लिख देना, सब ऐसे ही आंसर होगा। यहाँ रेंट की जगह सबको सैलरी लिख लो, सैलरी 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 सैलरी। यहाँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, यहाँ कमीशन कमीशन, कोई भी नॉमिनल अकाउंट लिख लो ना। यहाँ इंश्योरेंस लिख लो, यहाँ इंटरेस्ट लिख लो, जो मन है। लाखों इनकम एक्सपेंस, टेलीफोन बिल लिख लो, मोबाइल रिचार्ज लिख लो, समझ रहे, मोबाइल ऑटो फेयर लिख लो। लाख अगर खर्च का नाम है ना, तो लाखों को इस तरीके से आपको सीखना चाहिए और एक एक चीज तोड़ना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है और अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे भी विचार कीजिए, उनको भी बताइए और उनके नॉलेज को बढ़ाने में आप मदद कीजिए। और RCCA कॉमर्स ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके और पूरा कंप्लीट अगर क्लास करनी है आपको कोचिंग के तरह, तो ऑनलाइन भी कर सकते, फेस टू फेस भी कर सकते। आपको जो सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इसमें कहीं से दिक्कत आए समझने में, आप बोलना। और आप देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग है या ये जो एडवांस है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि ये इनकम में लग रहा है कि एक्सपेंस में लग रहा है, तब ये अपना मीनिंग दिखाता है। इसीलिए उधार देख के कर्ज मत समझना। उधार मेरा इनकम होगा तो असेट होगा, और उधार मेरा खर्च होगा तब कर्ज और लायबिलिटीज होगा। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। आप सबको वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना सहयोग सपोर्ट देते रहे। मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा, और मैं अब जो वीडियो लाऊंगा वो जर्नल को आसान बनाने के लिए लाऊंगा, जो कि जर्नल को आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। और वो आएगा आर्सिसियन कंसेप्ट से, आर्सिसियन अप्रोच से, या अपना कंसेप्ट जो कि वीडियो 1 में चर्चा की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।